मित्रों, मैं डॉक्टर सुमन कमल मिश्र। मैं आज पुनः अपने YouTube चैनल इम्तिहान नोट्स पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। और जैसा कि हम सब ने लास्ट वीडियो में आधुनिक काल से जुड़ी हुई बातों का चर्चा किया और आज उसकी अगली कड़ी द्विवेदी युग से संबंधित चर्चा करेंगे। और थोड़ा सा उसके संदर्भ में मैं बताना चाहूँगी कि आधुनिक काल में हमने भारतेंदु युग को पढ़ा। भारतेंदु युग के संदर्भ में आधुनिक काल की बातों को संलग्न करते हुए हम कह सकते हैं कि आधुनिक काल के लिए अगर भारतेंदु युग उसका प्रवेश द्वार है तो द्विवेदी युग उसका विस्तृत प्रांगण है, जहां पर जिस बीज का वपन भारतेंदु युग में हुआ था उस बीज को पल्लवित एवं पुष्पित होने का जो अवसर है वह द्विवेदी युग में प्राप्त हुआ। वह इसी तरह से द्विवेदी युग वह अवसर था जब जो कुछ भारतेंदु युग में हुआ वो द्विवेदी युग में अपने विस्तार के साथ सामने आया। और इसके साथ ही साथ वो समस्त परिवर्तन द्विवेदी युग को आगे बढ़ाने में और द्विवेदी जी को लेकर के जो अपने साहित्य का प्रेरणा स्रोत माने, जिन्होंने उनके आदर्शों को लेकर के अपने साहित्य का सृजन किया, उसमें मैथिली शरण गुप्त, गया प्रसाद कई हैं जिनको हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक में नोट्स के साथ व्यवस्थित रखा है, उसे आप पढ़ेंगे तो द्विवेदी युग के जो मंडल कवि थे उनकी रचनाएं थी, विशेषताओं के साथ नोट्स में रखा हुआ है। और यहाँ पर संक्षेप में हर बात ना गिना पाने की मैं बार बार बात बोलती हूँ आप लोगों से कि वीडियो लंबा होगा और फिर आपका जो मैं एक इंटरेस्ट जगाने का प्रयास कर रही हूँ उसमें थोड़ा सा समय लगेगा तो वो थोड़ा पीछे जाएगा, और वो मैं नहीं चाह रही हूँ कि आपका अधिक समय जाए। मेरा एक ही प्रयास है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक चीजें जानने और सीखने का प्रयास किया जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि द्विवेदी युग में इसके अतिरिक्त भी अन्य कई परिवर्तन हुए। जैसे रचनाओं के संदर्भ में अगर हम कहें तो काव्य और गद्य इन दोनों के क्षेत्र में परिवर्तन हो गए थे। जैसे ब्रज भाषा की जगह खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा था, साथ ही साथ छंदों के प्रयोग में भी परिवर्तन हो गया था। ऐसे अनेक परिवर्तन होते जा रहे थे। जैसे जैसे लेखनी अग्रसर हो रही थी वैसे वैसे परिवर्तन होता जा रहा था। और परिवर्तन तो समय का नियम है, ये हम सभी जानते हैं। फिर इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक थोड़ी सी महत्वपूर्ण और बारीक बात है जो मैं आप लोगों को स्पष्ट करना चाहूंगी। यहाँ पर द्विवेदी जो संकेत है, यहाँ पर दो नाम आ जाते हैं, एक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपको अक्सर इंटरव्यू में ये पूछ लिया जाता है कि जो ये द्विवेदी युग बना है इसमें कौन सा नाम है, तो अक्सर विद्यार्थी उसमें कंफ्यूज रहते हैं, भ्रमित हो जाते हैं और संदेशप्रद उत्तर देने लगते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए कि द्विवेदी युग जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से द्विवेदी युग पड़ा है। अब महा शब्द जो है वो अपने दिमाग में रख लेने से यह स्पष्ट रहेगा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो महा शब्द जो है उसके संदर्भ में द्विवेदी युग का निर्माण किया गया था। और यह जो है द्विवेदी युग अपने आप में एक युग बन गया। इसकी विशेषताएं क्या हैं और इन विशेषताओं को लेकर के समाज में जो जागरूकता आई उसके संदर्भ में रचनाएं हैं, और उन रचनाओं को हम पढ़ते चलेंगे तो इसकी विशेषताओं को गहराई से समझते चलेंगे। इसके साथ ही साथ मैथिली शरण गुप्त को द्विवेदी जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि उर्मिला से संबंधित आपका एक काव्य होना चाहिए, एक कोई रचना होनी चाहिए। तो ये बात साहित्य में किसी ने नहीं उकेरा था। इस बात को लेकर के मैथिली शरण गुप्त ने उर्मिला को अपना विषय बिंदु बनाया और साकेत जैसे महाकाव्य का सृजन कर दिया। और यह साकेत
आज भी अपने आप में वह अनूठा काव्य है कि हर सहृदय, हर साहित्यिक जो अध्येता है वो उसे जरूर पढ़ना चाहता है। अगर हम कहें तो साहित्यिक रस का पान करने वाला वो ग्रंथ है साकेत। और इसमें जितने भी सर्ग हैं सब अपने आप में अनूठे हैं, यूनिक हैं, अद्वितीय हैं। और मैथिली शरण गुप्त इनकी राष्ट्रीयता की भावना और इनसे संबंधित कई बातें हैं जो मैं अभी संक्षेप में इनको छेड़ करके छोड़ना नहीं चाहती हूँ। तो इस पर हम बहुत ही व्यवस्थित नोट्स बना चुके हैं और वीडियो भी बनाएंगे और आपके सम्मुख लेके उपस्थित होंगे। लेकिन आज मैं यही बोलूँगी कि जो समय इस समय मिला है उसको एक सही दिशा में उपयोग करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जैसे इसको मैं छोटा सा उदाहरण से स्पष्ट करना चाहूँगी। जैसे मान लीजिए हम स्टेशन पर गए हैं, ट्रेन छूट गई है, तो ट्रेन तो अब छूट ही गई है, दूसरी ट्रेन आने वाली नहीं है। तो वहां पर अब हम क्या कर सकते हैं, एक दो तरीके से इस समय का उपयोग कर सकते हैं। एक तो ये कह सकते हैं कि अरे यार ट्रेन तो छूट गई, अब क्या करेंगे। एक तो ऐसे बिता सकते हैं समय को, और एक तो ऐसे कि ठीक है अब तो ट्रेन छूट ही गई है, चलो यहाँ आसपास जो चीजें हैं उसको घूमते हैं, देखते हैं, जिस शहर में हैं वहाँ की क्या विशेषताएं हैं, वहां से संबंधित हम क्या विशेष कुछ जान सकते हैं। एक तो ऐसे भी समय बिता सकते हो। तो समय आपके पास जो है उसका उपयोग आप कैसे कर रहे हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ये आपके दिमाग पर निर्भर करता है। और आप कितने एक्टिव हो, आप क्या सोच सकते हो, और सोचने के साथ साथ आप किसी के लिए क्या कुछ कर सकते हो, अपने लिए क्या कुछ कर सकते हो, ये सारी उपज अपने मस्तिष्क की होती है। और इस समय का सदुपयोग करते हुए समय को बिताएंगे तो आपके हाथ में कुछ आएगा। और इन्हीं अपेक्षाओं के साथ अब हम आप लोगों से अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे, अनुमति लेना चाहेंगे, और मिलते हैं अगले वीडियो में और छायावाद के साथ, जहां पर हम जयशंकर प्रसाद के संदर्भ में बातें करेंगे। और जयशंकर प्रसाद तो छायावाद के स्तंभ है ही, और इनसे संबंधित काफ़ी सारी रचनाएं हैं इनकी, काफ़ी सारे इनको कामायनी को लेकर चर्चाएं करेंगे। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। नमस्कार।